क्या मध्य प्रदेश के चुनाव परिणामों को लेकर चीफ जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़ लेने जा रहे हैं कोई बहुत बड़ा फैसला? क्या चुनाव आयोग पर कोई ऐतिहासिक फैसला होने जा रहा है? आपकी स्क्रीन पर यह है सुप्रीम कोर्ट के वकील नरेंद्र मिश्रा। चीफ जस्टिस के सामने इन्होंने कुछ बेहद महत्वपूर्ण बातें रखी हैं, तमाम आंकड़ों के साथ, और इशारों इशारों में इन्होंने कुछ ऐसी बातें कही हैं जो आप सभी को जाननी बेहद जरूरी है। पिछले दिनों ईवीएम पर हमने जो भी वीडियो बनाई थी उन सब पर बहुत सारे लोगों ने कहा था कि तेलंगाना, कर्नाटक और हिमाचल में तो दूसरी पार्टी जीत गई, कांग्रेस जीत गई, क्या वहां ईवीएम में गड़बड़ी नहीं दिखा? तो वे सभी लोग टकटकी लगाकर देखें, आज उनकी बातों का बढ़िया से जवाब दिया जाएगा। अच्छा, एक चीज और, आप लोग देखते हैं ईवीएम के समर्थक हमेशा ललकारते हैं और चुनाव आयोग भी ललकारता है कि दम है तो आ जाओ, हैक करके दिखाओ, जब बुलाया जाता है तो भाग कहे जाते हो। लेकिन आज बीबीसी की एक ऐसी रिपोर्ट आपके सामने रखने जा रहा हूं जिसे देखने के बाद यह सवाल उठता है कि क्या चुनाव आयोग गीदड़ भभकियों का सहारा लेता है? यानी पहले ललकारना कि आ जाओ देख लेंगे, और बुलाने के बाद मुंह निपोर के निकल जाना। इसके साथ ही एक सवाल और उठाएंगे कि आखिर ऐसा क्यों है कि जिस काम के लिए भारत के भीतर संगठित तरीके से किसी को गालियां मिलती हैं, मानसिक और शारीरिक रूप से सजा दी जाती है, उसी काम के लिए विदेशों से उसी व्यक्ति को इनाम मिलता है। अब यह सुनने के बाद आपके दिमाग में पत्रकार रवीश कुमार आ रहे होंगे, लेकिन ऐसा नहीं है। बहुत सारे ऐसे चेहरे हैं, आज एक ऐसे ही चेहरे पर बात करेंगे और वीडियो के अंत में इन मैडम की कहानी जरूर सुनिएगा। साल 2016 में इन्होंने 2000 के नोट में नैनो चिप बताया था। नोट में तो नैनो चिप नहीं मिली, लेकिन इनके भीतर जो भाजपा की नैनो चिप घुसी हुई है, जो अटकी पड़ी है, वो आज जरूर बाहर आ गई है। लेकिन किस तरीके से बाहर आई है वो देखने लायक है। भक्त और आईटी सेल के गुर्गे हमारी सारी वीडियोस देखते हैं, ये हमें मालूम है। तो आज के वीडियो को पूरा देखें, ध्यान से देखें। ये निश्चित है कि आपका खून खोलेगा। आप हमेशा की तरह गालियां लिखकर जाएंगे, ये तो मैं जानता हूं। आप गालियां ही दे सकते हैं क्योंकि आपके पास और कुछ है ही नहीं। 2 रुपया तो मिलता है एक गाली का, पुराना था, हो सकता है बढ़ गया हो तो नहीं पता। आपके पास किसी सवाल का जवाब नहीं है, तर्क के बदले में आप कुतर्क दे सकते हैं। ये अलग बात है कि हमें इन चीजों से कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। बातचीत शुरू करने से पहले आप सभी से अनुरोध है कि यदि आप पहली बार देख रहे हैं तो फेसबुक पर हमारे पेज को फॉलो और लाइक कर लीजिए, यूट्यूब पर सब्सक्राइब करके घंटा बजा दीजिएगा। देश को गोदी मीडिया के जहरीले प्रकोप से बचाने और आम आदमी की आवाज को बुलंद करने में हो सके तो हमारे सहायक बनिए। इस क्यूआर कोड या फिर मोबाइल नंबर का प्रयोग करते हुए हमें आर्थिक रूप से मजबूत करने का प्रयास जरूर करें। बहुत बहुत धन्यवाद। सबसे पहले सुप्रीम कोर्ट की ही बात कर लेते हैं, इसके बाद ईवीएम की हैकिंग वाली चुनौतियों पर किस तरीके से चुनाव आयोग ललकार के भाग जाता हुआ नजर आता है, इस पर बात करेंगे। हाल ही में 5 राज्यों के विधानसभा चुनाव हुए हैं, ये तो आपको पता ही है। 3 दिसंबर को उसका रिजल्ट आ गया। वहीं मध्य प्रदेश में चुनाव 17 नवंबर को हो चुका था, यानी वोटिंग हो चुकी थी। इसके बाद 22 नवंबर को पत्रिका अखबार में मध्य प्रदेश के चुनाव को लेकर एक लंबी चौड़ी रिपोर्ट छपती है, जिसमें यह बताया जाता है कि चुनाव आयोग की वेबसाइट पर 15,000 से अधिक ऑनलाइन कंप्लेंट पड़े हुए हैं। यानी मध्य प्रदेश में जो चुनाव हुआ था उसे लेकर 15,000 से अधिक कंप्लेंट चुनाव आयोग की वेबसाइट पर 22 तारीख तक हो चुका था। इसके बाद 3 दिसंबर तक कितना हुआ, या फिर ऑफलाइन मोड में यानी व्यक्तिगत रूप से कितने लोगों ने जाकर चुनाव आयोग से शिकायत की, इसका डेटा नहीं है। सुप्रीम कोर्ट के एडवोकेट नरेंद्र मिश्रा हैं, जो कि मध्य प्रदेश के ही रहने वाले हैं। दिल्ली में आईएएस के एस्पिरेंट्स का इंटरव्यू भी लेते हैं, यानी अच्छे खासे जानकार हैं, लल्लू पंजू सड़क छाप आदमी नहीं है। उन्होंने बताया कि 3 दिसंबर को दोपहर बाद रिजल्ट लगभग आ चुके थे, एक पार्टी की जीत निश्चित हो चुकी थी, लेकिन चुनाव आयोग ने अभी तक 15,000 कंप्लेंट पर कोई एक्शन नहीं लिया था, वो लटके पड़े थे। इसी तरह की चीजें छत्तीसगढ़ और राजस्थान में भी हुई, लेकिन चूंकि एडवोकेट नरेंद्र मिश्रा मध्य प्रदेश के रहने वाले हैं, तो इन्होंने अपनी वोटिंग राइट्स यानी मतदान के अधिकारों को बचाने के लिए और उसके उल्लंघन को लेकर मध्य प्रदेश पर फोकस किया। इन्हें दुख इस बात का है कि चुनाव आयोग को फ्री एंड फेयर इलेक्शन करवाना चाहिए, ये उसकी जिम्मेदारी है, लेकिन इतनी सारी शिकायतों के बावजूद बिना उधर नजर घुमाए चुनाव आयोग रिजल्ट घोषित कर देता है। यहां एक बात और ध्यान देने वाली है, एडवोकेट नरेंद्र मिश्रा ने साफ साफ कहा है कि उनकी शिकायत या फिर ये जितनी सारी शिकायतें पड़ी हुई हैं, ये हर एक दल के लोगों का तथा निर्दलीय लोगों का भी हो सकता है। किसी पार्टी विशेष से इनका कोई लेना देना नहीं है। लेना देना है तो सिर्फ आम आदमी के मताधिकार का। एडवोकेट मिश्रा यह भी कहना चाहते हैं कि ऐसा नहीं है कि जिन उल्लंघन के आरोप लगे हैं वो किसी खास पार्टी के लोगों के ऊपर ही होंगे। जो जहां मजबूत था वहां पर उसने अपनी शक्तियों का दुरुपयोग करने का प्रयास किया, नियमों का उल्लंघन करने का प्रयास किया, चाहे वो भाजपा का हो, कांग्रेस का हो या निर्दलीय हो। एडवोकेट मिश्रा का कहना है कि दोपहर 2 से 3 तक हमने इंतजार किया। इसके बाद जब हमें लगा कि चुनाव आयोग अब इन शिकायतों पर कोई कार्रवाई नहीं करेगा क्योंकि चुनाव परिणाम लगभग साफ होने लगे हैं, तब हम लोग 5 बजे के आसपास सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़ के घर पहुंचे। पीए के माध्यम से हमारी बातचीत हुई और स्टाफ ने हमें बताया कि इस मामले को सुओ मोटो में लिया जाएगा, यानी स्वतः संज्ञान में चीफ जस्टिस लेंगे। अभी कुछ और चीजों को जान लीजिए, इसके बाद ये बताएंगे कि चीफ जस्टिस के कार्यालय की तरफ से एडवोकेट मिश्रा को किस तरह के इशारे मिले हैं। अब पहले ये जान लेते हैं कि चीफ जस्टिस के सामने इन्होंने कौन कौन सी बातें रखी हैं। बेहद कम शब्दों में बता रहा हूं, ध्यान से सुनते जाइए। वकील नरेंद्र मिश्रा ने बताया कि बहुत जगहों पर ईवीएम कायदे से काम नहीं कर रही थी, कुछ जगहों पर टेम्परिंग का मामला था, बहुत सारी जगहों पर वोट देने से रोका जा रहा था और इस तरह के ज्यादातर
मामले, वोट देने से रोकने के ज्यादातर मामले मध्य प्रदेश के चंबल और ग्वालियर संभाग से थे। आगे उन्होंने ये भी कहा कि 17 नवंबर को मध्य प्रदेश में वोटिंग होने वाली थी और 7 नवंबर को लाडली बहन योजना का पैसा महिलाओं के खाते में भेजा गया। इसके साथ ही प्रधानमंत्री किसान सम्मान का पैसा भी चुनाव के दौरान ही भेजा जाता है, जबकि यहां दोनों रूलिंग पार्टियां यानी बीजेपी ही है, केंद्र में भी और राज्य में भी। लेकिन चौंकाने वाली बात यह है कि चुनाव आयोग ने कोड ऑफ कंडक्ट के उल्लंघन के आधार पर एक भी कंप्लेन तक रजिस्टर नहीं की। इसके अलावा उन्होंने ये भी कहा कि सोशल मीडिया पर तमाम ऐसे वीडियो चल रहे थे जहां पर वोटों में गड़बड़ी की शिकायतें आ रही थी, पब्लिक के साथ मारपीट हो रही थी, वोट देने से रोका जा रहा था, फर्जी वोटिंग की बातें सामने आ रही थी, कहीं फायरिंग हो रही है, लोगों को वोट देने से भगाया जा रहा है, FIR नहीं हो रही है और चुनाव आयोग इन सबको रोकने में फेल नजर आता है। इसके बाद एडवोकेट मिश्रा कहते हैं कि ये सब कुछ देखने के बाद हमें रहा नहीं गया, हमारे देश में इतनी बड़ी बड़ी समस्याएं चल रही हैं, तो हमने लेटर पिटीशन तैयार किया और चीफ जस्टिस को दिया, क्योंकि 5 साल में एक बार किसी नागरिक को वोट देने का अधिकार मिलता है, मौका मिलता है। यदि उसका भी उल्लंघन हो जाए, 5 साल में मिलने वाले अधिकार को भी छीन लिया जाए, तो यह बात बहुत ही चिंताजनक है। चीफ जस्टिस के सामने ये सारी चीजें प्रस्तुत करते हुए इन्होंने मांग की है कि हर एक राज्य में जब तक चुनाव के दौरान की सारी शिकायतों का निवारण न कर लिया जाए, तब तक रिजल्ट जारी न किया जाए। जहां भी गड़बड़ी की बात सामने आए, वहां पर परिणामों को स्टे कर लिया जाए, यानी रोक दिया जाए। साफ सुथरा चुनाव कराना चुनाव आयोग की जिम्मेदारी है, जबकि बहुत सारी जगहों पर चुनाव आयोग के अधिकारी ही गड़बड़ करते हुए बताए जाते हैं। वहां वो खुद ही लोगों को दबाव बनाकर किसी के पक्ष में वोट डलवाते हैं, कहीं किसी पार्टी के पक्ष में, कहीं किसी पार्टी के पक्ष में। चुनाव आयोग को यह सुनिश्चित करना होगा कि जब लोग वोट डालने पोलिंग बूथ पर जाएं, तो वो किसी से डरे नहीं, अपनी मर्जी से वोट डालें। वीवीपैट की बात भी इन्होंने रखी है। इनका कहना है कि वीवीपैट इसलिए लगाया गया है ताकि मशीन के वोटों को वेरीफाई किया जा सके, तो उसकी सभी पर्चियों की गिनती होनी चाहिए। और जहां तक बात है गिनती में समय लगने की, तो उसका भी इलाज है। एटीएम के तर्ज पर जैसे एटीएम की मशीन धकाधक नोट गिन देती है, उसी तरह से पर्चियों को गिनने का भी उपाय किया जाए। और सबसे महत्वपूर्ण बात जो है वो ये है कि भारतीय नागरिकों को आर्टिकल 19 के माध्यम से जो अधिकार प्राप्त हैं, ये सब कुछ उसका उल्लंघन है। हमें जो विधिक समता का अधिकार मिला हुआ है, उसका भी उल्लंघन है। और जो भी पार्टी, जो भी नेता जिस क्षेत्र में मजबूत होगा, वहां जनता के अधिकारों का उल्लंघन करेगा। अपनी शक्तियों का दुरुपयोग करने का ठेका किसी एक पार्टी को नहीं मिला है। बाहुबलियों का राज तो हर जगह चलता है, ये आप भी जानते हैं। तो एडवोकेट मिश्रा ने चीफ जस्टिस से यह मांग की है कि इन सारी शिकायतों की रिपोर्ट मंगवाई जाए और जब तक मामला हल नहीं हो जाता है, तब तक के लिए चुनाव के परिणामों को रोक दिया जाए, उन पर स्टे लगा दिया जाए। दैनिक जागरण में छपी उस रिपोर्ट का भी संज्ञान लिया गया है जहां पर कब्रिस्तान में ईवीएम पाए जाने की बात सामने आई थी, जबकि दैनिक जागरण पार्टी विशेष के लोगों का अखबार है, ये तो आप जानते ही हैं। ये मिश्रा जी भी बता रहे हैं। पहले दिन से यह सवाल उठ रहा है कि जिस चुनाव को लेकर 15,000 से अधिक शिकायतें लंबित हों और वो शिकायतें जो ऑनलाइन तरीके से की गई 22 नवंबर तक कर दी गई थी, वो है। इसके बाद कितनी शिकायतें हुई, बाद में पोर्टल भी बंद हो गया, क्यों हो गया, ये जांच का विषय है। व्यक्तिगत रूप से कितने लोगों ने शिकायतें की, ये भी पता नहीं है। और गांव में तो आप सब जानते ही हैं, बहुत सारे लोग शिकायत कर ही नहीं पाते और करना भी नहीं चाहते, सोचते हैं कि कौन जाए पचड़े में पड़ने, हटाओ। जब 15,000 ऑनलाइन शिकायत हो गई, तो सोच कर देखिए कितने लाख या कितने हजार लोगों को इस तरह की समस्याओं का सामना करना पड़ा होगा। क्या ये सब कुछ उनके अधिकारों का, उनके नागरिक अधिकारों का हनन नहीं है? एडवोकेट नरेंद्र मिश्रा ने साफ साफ कहा है कि मेरा किसी भी पार्टी विशेष से कोई मतलब नहीं है, कम से कम इस लड़ाई को लेकर तो बिल्कुल भी नहीं है। कोई हारे कोई जीते, मेरी लड़ाई सिर्फ वोटिंग राइट्स को लेकर है, जनता के अधिकारों की है। आगे एडवोकेट नरेंद्र मिश्रा कहते हैं कि जिस तरीके से चीफ जस्टिस के स्टाफ की तरफ से हमें कम्युनिकेट किया जा रहा है, ऐसा लग रहा है कि चीफ जस्टिस की तरफ से कोई बड़ा डिसीजन आ सकता है। यहां एक बात और ध्यान देने वाली है, कुछ महीने पहले चीफ जस्टिस ने ही कहा था कि देश का चुनाव आयुक्त ऐसा होना चाहिए जो कि प्रधानमंत्री के खिलाफ भी शिकायत आए तो कार्यवाही करने से, एक्शन लेने से डरे नहीं, एक्शन ले सके। जिसके बाद चीफ जस्टिस ने ही फैसला दिया था कि चुनाव आयोग के आयुक्तों की नियुक्ति 3 लोगों की समिति करेगी, जिसमें खुद चीफ जस्टिस होंगे, प्रधानमंत्री होंगे और नेता विपक्ष होंगे। और उन्होंने कहा था कि जब तक सरकार कोई कानून नहीं बना लेती इस मामले में, तब तक ऐसा ही होगा। लेकिन मोदी सरकार को यह सब कुछ बर्दाश्त नहीं हुआ, तो उसने तुरंत दूसरी व्यवस्था लॉन्च करने की ठान ली, जिसमें प्रधानमंत्री, उन्हीं का एक मंत्री और नेता विपक्ष होगा। यानी वही होगा जो सत्ता चाहेगी, जो प्रधानमंत्री चाहेंगे। यानी सत्ता जिसे बैठाना चाहेगी उसे बैठा लेगी, और जो सत्ता की मर्जी से बैठेगा, जो सत्ता के इशारों पर बैठेगा, जो सत्ता के रहमो करम पर बैठेगा, वो कितनी ईमानदारी से काम करेगा ये बताने की जरूरत तो है नहीं। यदि मैं किसी को अपनी मर्जी से कहीं पर बिठाऊंगा, कोई कुर्सी दूंगा, तो क्या वो व्यक्ति मेरे खिलाफ एक्शन लेने की हिम्मत कर पाएगा? आगे एडवोकेट मिश्रा कहते हैं कि पिछले कई सालों से मैंने ऐसे चीफ जस्टिस नहीं देखे। चंद्रचूड़ साहब संविधान को आगे लेकर चलते हैं, जनता के अधिकारों को महत्व देते हैं, बेहद विनम्र व्यक्ति हैं। उम्मीद है कि जनता के अधिकारों का संरक्षण किया जाएगा। अब देखना यह है कि चीफ जस्टिस इस मामले पर किस तरीके की जांच करते हैं, मध्य प्रदेश के चुनाव परिणामों पर स्टे लगाया जाता है कि नहीं, और यह सब कुछ होता है तो कब होता है। अगली बात यह है
कि जो लोग ये पूछते हैं कि उस राज्य में फला पार्टी जीत गई, कर्नाटक तेलंगाना में कांग्रेस जीत गई, तब ईवीएम पर सवाल क्यों नहीं उठाए, तो मामला यहाँ किसी एक पार्टी के जीत के या हार का नहीं है। बात है जनता के वोटिंग अधिकारों का। यदि ईवीएम में कोई गड़बड़ी होती है या फिर किसी भी तरीके की चुनावी हेराफेरी होती है, हो सकती है, तो जिस राज्य में जिस पार्टी के लोग मजबूत होंगे या फिर जिस भी क्षेत्र में जिस उम्मीदवार के लोग मजबूत होंगे, वहां वो अपने हिसाब से जुगाड़ लगाने की कोशिश करेंगे। यदि ईवीएम के साथ कोई गड़बड़ी की जा सकती है, तो जब कांग्रेस सत्ता में थी या फिर जहां भी मजबूत स्थिति में थी या वो अभी है, वहां वो और उसके लोग इसका दुरुपयोग नहीं किए होंगे या नहीं कर सकते हैं या नहीं करेंगे, ये कैसे कहा जा सकता है। और बात सिर्फ भाजपा कांग्रेस की नहीं है, भारत में तमाम पार्टियां हैं। यदि कहीं कोई लूप होल होगा तो सब उसका फायदा उठाने का प्रयास करेंगे। चिंता इस बात की है कि पार्टियां फायदा उठाने की कोशिश करेंगी, लेकिन नुकसान तो आम आदमी के अधिकारों का हो गया। जिन राज्यों में कांग्रेस जीत गई, यदि वहां भी इस तरीके की भयंकर शिकायतें मिली हैं, तो चुनाव आयोग को उस पर भी कार्रवाई करनी चाहिए। मिजोरम में जहां हाल फिलहाल के चुनाव में ZPM नाम की पार्टी जीत गई, यदि वहां भी शिकायतें हैं तो वहां पर भी कार्रवाई होनी चाहिए। बात किसी पार्टी विशेष की है ही नहीं, बात आम आदमी के अधिकारों की है। इसी बीच BBC की एक पुरानी रिपोर्ट हमें देखने को मिली है, जिसे पढ़ने के बाद यह सवाल उठता है कि क्या चुनाव आयोग ललकार के पतली गली पकड़ लेता है, यानी गीदड़ भौंकियां देता है और जानबूझकर आम आदमी या फिर ईवीएम पर सवाल उठाने वाले नेताओं को ललकारा जाता है, क्या वो करके दिखाओ, हैक करके दिखाओ। हमारे देश में ज्यादातर आबादी आज भी खाली कागजों में शिक्षित है, यानी मार्कशीट में। इसके अलावा शिक्षित होना तथा टेक्निकल जानकारी होना, ये दोनों अलग अलग बातें हैं। 140 करोड़ की आबादी में कुछ हजार या लाख 2 लाख लोग ही होंगे जो तकनीकी में गहन जानकारी रखते होंगे। क्या इन्हीं बातों का फायदा चुनाव आयोग की तरफ से उठाया जा रहा है? BBC की ये रिपोर्ट पढ़ने के बाद कम से कम यही सवाल उठ रहा है। इस रिपोर्ट को ध्यान से देखिए और मैं एक एक लाइन पढ़ते जा रहा हूं, सुनते जाइए। 17 अप्रैल 2019 की इस रिपोर्ट में BBC लिखता है कि ईवीएम हैकिंग करने वाले हरिप्रसाद, जिनसे चुनाव आयोग मिलना नहीं चाहता है। हेडलाइंस ही बता रही हैं कि एक तरफ तो चुनाव आयोग मशीन को हैक करने की चुनौती प्रस्तुत करता है और दूसरी तरफ जो व्यक्ति हैक करने का दावा कर रहा है, उससे वही चुनाव आयोग भागता हुआ नजर आता है। हरिप्रसाद का कहना है कि किसी भी इलेक्ट्रॉनिक उपकरण से छेड़छाड़ की जा सकती है, इसके लिए एक रसीद होनी चाहिए, तभी हम ये सुनिश्चित कर पाएंगे कि दुरुपयोग हुआ कि नहीं। साल 2010 में हरिप्रसाद तब सुर्खियों में आए थे जब उन पर कथित तौर पर ईवीएम से छेड़छाड़ करने का और ईवीएम चुराने का आरोप लगा था। बाद में वो तेलुगु देशम पार्टी से जुड़ गए। हरिप्रसाद 2009 से ईवीएम के मुद्दों पर सक्रिय रहे हैं। वो इलेक्शन वॉच के संयोजक VV राव को तकनीकी सहायता भी प्रदान कर चुके हैं। राव ने ईवीएम के मामले पर सर्वोच्च न्यायालय का रुख किया। चुनाव आयोग ने सितंबर 2009 में अपने सामने ईवीएम हैक करने के लिए आमंत्रित किया था, मगर चुनाव आयोग ने हरिप्रसाद की टीम को अपना काम पूरा करने से पहले ही रोक दिया। एक बार फिर से सुन लीजिए, चुनाव आयोग ने सितंबर 2009 में अपने सामने ईवीएम हैक करने के लिए आमंत्रित किया था, मगर चुनाव आयोग ने हरिप्रसाद की टीम को अपना काम पूरा करने यानी हैक करने से पहले ही रोक दिया। यानी पहले तो ललकार के बुला लिया कि आ जाओ, दम है तो हैक करके दिखाओ, लेकिन जब हरिप्रसाद अपने काम में जुटे तो काम पूरा होने से पहले ही रोक दिया गया। और इसके बाद चुनाव आयोग ने जनता के बीच क्या कहा वो भी पढ़ लीजिए। चुनाव आयोग की तरफ से कहा गया कि हरिप्रसाद की टीम ईवीएम हैक नहीं कर पाई, जबकि हरिप्रसाद का कहना था कि आयोग ने उन्हें काम पूरा करने ही नहीं दिया। इसके बाद हरिप्रसाद ने चुनाव आयोग से इस पूरी घटना की वीडियो रिकॉर्डिंग भी जारी करने की अपील की थी। पता नहीं हुई कि नहीं हुई, पता लगाइए। अगर होती तो जनता के सामने आ जाता, वो कर नहीं पाए या चुनाव आयोग ने रोक दिया। V राव जो ईवीएम के मामले को सुप्रीम कोर्ट लेकर गए थे, उन्होंने कहा था कि हमारे काम में बाधा डालने के लिए भारत का चुनाव आयोग खोखली दलील लेकर आया था कि ईवीएम खोलने से ECIL के पेटेंट का उल्लंघन होगा, यानी ईवीएम को खोलने नहीं दिया गया। तो सवाल ये उठता है कि जिसे ईवीएम से चोरी करनी होगी या उससे हैक करना या करवाना होगा, तो क्या वो किसी पेटेंट का ख्याल करेगा? यदि आपने कोई मोबाइल फोन खरीदा है और उस मोबाइल फोन से छेड़छाड़ करके आपको बहुत बड़ा फायदा होने वाला है, लाखों करोड़ों का, तो क्या आप मोबाइल फोन इसलिए नहीं खोलेंगे कि फोनवा का सील टूट जाएगा तो गारंटी खत्म हो जाएगी? क्या 10-20 हजार का फोन बचाने के लिए आप करोड़ों अरबों का नुकसान करेंगे? यहां मैं अपने मन से कुछ नहीं कह रहा हूं, इस रिपोर्ट से जो संदेह निकलता है उसी पर बात हो रही है। सोच कर देखिए, फोन तो आपका होगा, लेकिन यहां ईवीएम मशीन का पैसा किसी पार्टी को थोड़ी देना है, किसी सत्ता को थोड़ी देना है। मशीन खराब भी होगी तो उसका पैसा आपकी जेब से निकालना है। साल 2010 में हरिप्रसाद पर ईवीएम चुराने का आरोप लगा, उन्हें गिरफ्तार किया गया। ये बात हम आपको पहले भी बता चुके हैं। एक तेलुगु चैनल पर लाइव शो में ईवीएम को हैक करके हरिप्रसाद दिखा रहे थे और जिस ईवीएम पर हरिप्रसाद डेमो दिखा रहे थे उसका इस्तेमाल महाराष्ट्र चुनाव में किया जा चुका था। यहाँ कुछ और बातों पर ध्यान दीजिए। हरिप्रसाद के साथ कुछ विदेशी विशेषज्ञों ने भी काम किया था। इसी मुद्दे पर हरिप्रसाद को 2010 में सैन फ्रांसिस्को की संस्था ने पायनियर पुरस्कार से सम्मानित भी किया। इसके अलावा कई और लोगों को भी ये पुरस्कार दिया गया। एक व्यक्ति नीदरलैंड का भी था, जिन लोगों के प्रयासों के बाद, यानी जब इन लोगों ने दिखा दिया कि ईवीएम में गड़बड़ी हो सकती है, तो नीदरलैंड्स में ईवीएम पर बैन लगा दिया गया। एक तरफ तो ईवीएम का पर्दाफाश होने पर नीदरलैंड जैसे
देश उस पर बैन लगाते हैं, पर्दाफाश करने वालों को इनाम देते हैं और भारत में वही काम करने वालों को गिरफ्तार करके जेल में भेज दिया जाता है। और ये सब कुछ यूपीए की सरकार यानी कांग्रेस के सरकार के दौरान हुआ था। वहीं बहुत सारे विशेषज्ञ ये भी कह रहे हैं कि जिस वक्त में धरती पर बैठकर चांद पर कोई उपकरण भेजा जा सकता है और यहां से बैठकर उसे हैंडल किया जा सकता है, उस वक्त में मानव निर्मित एक मशीन के बारे में यह कह देना कि उसे हैक नहीं किया जा सकता, क्या यह वैज्ञानिकों का अपमान नहीं है? सवाल यह भी उठता है कि जब पोलिंग बूथ पर वही ईवीएम मशीन कुछ और वोट दिखाती है और बाद में वोटों की संख्या बढ़ जाती है या घट जाती है, तो यह कैसे हो जाता है? भाई वो तो ऑटोमेटिक मशीन है, अपने मन कैसे बढ़ा घटा देगी? यहां एक बात और साफ कर दूं, मैं कोई तकनीकी जानकार नहीं हूं, मैं भारत के उन्हीं करोड़ों लोगों में शामिल हूं जिन्हें तकनीकी के बारे में कुछ भी पता नहीं है। लेकिन हां, इस वैज्ञानिक युग में किसी भी उपकरण के बारे में यह कह देना कि उससे छेड़छाड़ नहीं की जा सकती, यह सीधे सीधे मूर्खतापूर्ण कहा जा सकता है, अवैज्ञानिक कहा जा सकता है। मगर इन सब के बावजूद यदि व्यक्तिगत विचारों की बात करें तो मेरा मानना सिर्फ इतना है कि यदि देश की जनता को यानी देश के मालिक को इस चुनावी प्रणाली पर भरोसा नहीं है तो फिर नया रास्ता अपनाना चाहिए। यदि लोगों को बैलेट पेपर पर भरोसा है तो वही व्यवस्था लागू होनी चाहिए। यदि गिनती में 4-5 दिन समय लग जाता है तो फिर किसी को कोई जल्दी नहीं है। जब अमेरिका जैसे देश 4-5 दिन तक वोटों की गिनती करवा सकते हैं, तो जिस देश में 81 करोड़ से अधिक लोग 5 किलो मुफ्त राशन के भरोसे जिंदा हैं, उनका समय इतना कीमती नहीं है कि वो 4 दिन तक चुनाव परिणामों का इंतजार न कर पाए। इतनी जल्दी किसी को नहीं है। और इन सब के बाद सबसे बड़ा सवाल उठता है राजनीतिक दलों के ऊपर कि आखिर कैसे एक वक्त में जो भारतीय जनता पार्टी ईवीएम को लोकतंत्र के लिए सबसे बड़ा खतरा मानती थी, इस खतरे पर बाकायदा उनके लोगों ने किताब तक लिख दिया। बीजेपी के उस वक्त के सबसे बड़े नेता लाल कृष्ण आडवाणी ने उस किताब की प्रस्तावना लिख दी। तो क्या उस वक्त के भाजपा नेता पूरे देश को टोपी पहना रहे थे? क्या लाल कृष्ण आडवाणी झूठ बोल रहे थे या फिर आज के भाजपा नेता और चुनाव आयोग झूठ बोल रहे हैं? उस वक्त जो कांग्रेस की सरकार और चुनाव आयोग ईवीएम के पक्ष में था वो गलत था या फिर आज जो सरकार और चुनाव आयोग ईवीएम के साथ खड़ा है वो गलत है? दोनों में से कोई एक तो गलत होगा ही। लेकिन उनकी गलतियों की सजा देश की जनता को क्यों मिलनी चाहिए? इस मामले पर देश की जनता चाहे जो भी सोचती हो, लेकिन उसे अंतिम रूप देने का काम विपक्षी पार्टियां ही कर सकती हैं। जब तक वो इस मामले पर खुलकर सामने नहीं आएंगी, सड़क पर नहीं उतरेंगी, लोगों को जागरूक नहीं करेंगी, तब तक कोई बदलाव होने की उम्मीद नजर नहीं आती। लेकिन चिंता इस बात की है कि कांग्रेस के नेता हों, चाहे समाजवादी पार्टी के अखिलेश यादव हों या फिर तमाम पार्टियों के नेता, ये सब कहीं भी पत्रकारों को देखकर ईवीएम का नाम ले लेते हैं, फिर चद्दर तान के सो जाते हैं और इंतजार करते हैं अगले चुनाव का कि जब हार जाएंगे तो सारा ठेकरा ईवीएम पर फोड़ देंगे। यहाँ एक सीधा सीधा सवाल यह है कि यदि विपक्षी नेताओं को सच में ईवीएम पर संदेह है तो आर पार की लड़ाई लड़ें, और यदि ये लोग जानबूझकर अपनी हार को छुपाने के लिए ईवीएम का रोना रोते हैं तो चुनाव आयोग को इन पर कार्रवाई करनी चाहिए, इन्हें सजा देनी चाहिए, क्योंकि ये लोग अलग अलग तरीके की बातें करके जनता के मन में ईवीएम तथा चुनाव आयोग को लेकर संदेह पैदा करते हैं। यानी लोकतंत्र की व्यवस्था पर संदेह करवाने का काम ये लोग करते हैं, जनता को भड़काते हैं। वैसे लोकतंत्र से याद आया, मीडिया को लोकतंत्र का चौथा स्तंभ कहा जाता है। कुछ साल पहले जो मीडिया ईवीएम पर बहुत सारे संदेह पैदा करता था, रिपोर्टिंग करता था, आज वो भी भाजपा के समर्थकों के साथ ईवीएम के साथ खड़ा नजर आता है और ईवीएम के समर्थन में अलग अलग तरीके के तर्क बताए जाते हैं। बहरहाल अब इन मैडम से मिल लीजिए। साल 2016 में जब नोटबंदी हुई थी उसके बाद इन्होंने 2000 के नोट में नैनो चिप होने का दावा कर दिया था। जमीन के भीतर कहा था कि जमीन के भीतर यदि नोटों का गट्ठर होगा तो वहां से सिग्नल सीधे ऊपर सैटेलाइट के पास जाएगा और फिर वहां से इनकम टैक्स ऑफिस को सूचित करेगा। इसके बाद इनकम टैक्स वाले आएंगे, छापा मारेंगे, जमीन खोदेंगे और नोटियां निकाल लेंगे। वैसे इस तकनीकी के बारे में एक और महान वैज्ञानिक सुधीर चौधरी ने भी बताया था, लेकिन फिलहाल मामला श्वेता सिंह का है। 2000 के नोट में नैनो चिप थी कि नहीं वो तो नहीं मिली, लेकिन मैडम के दिमाग में जो भाजपाई नैनो चिप घुसाई गई है वो जरूर बाहर आ गई है। हाल ही में एक टीवी कार्यक्रम में चर्चा के दौरान सैनिकों की शहादत पर वोट मांगने की बात छिड़ गई। श्वेता सिंह ने कहा कि सैनिकों की शहादत पर एकदम वोट नहीं मांगना चाहिए, बिल्कुल नहीं मांगना चाहिए, बहुत गलत बात। पहली बार देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, घंटा जरूर बजाइएगा, वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।